नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक गठबंधन हुआ है आज़ाद समाज पार्टी से। ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन कितना कारगर होगा, राजस्थान में किस तरीके से मूवमेंट होगा, उस पर आज हम लगभग 8 से 10 मिनट चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के बाद में हम चाहेंगे कि आप भी इसके ऊपर अपने कमेंट में अपनी राय दें कि क्या ये गठबंधन किसको नुकसान पहुंचा सकता है या किसको फ़ायदा दे सकता है। जितना एनालिसिस हम कर रहे हैं पत्रकारिता की दृष्टि से, उतना हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, जिसके अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनकी जो पार्टी है वो राजस्थान में किस तरह से एक्ट करेगी हनुमान बेनीवाल के साथ मिल करके। आप लगातार मंत्रालय पे बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको और भी अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं। कल एक घटना हुई जिसके अंदर राष्ट्रीय आरएलपी जो है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, और आज़ाद समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। सीटों का क्या गठबंधन हुआ है, तो खैर दोनों ने अपनी अपनी लिस्टें जारी करी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी की राजस्थान में एंट्री ही क्यों हुई, ये एक सबसे बड़ी बात है। कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो है, जो मायावती वाली जो पार्टी है, वो पिछली इलेक्शन से अगर आपने देखा हो तो उसके बसपा के एमएलए हमारे यहाँ पर लगातार जीतते आ रहे। कभी 2 आते थे, कभी 4 आते थे, कभी 6 आते थे। इस तरीके से बसपा के हमेशा से, मतलब बसपा का वोट बैंक राजस्थान में रहा है। बसपा क्या है अब? बसपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से आप कहें कि बी पार्टी है। असल बी पार्टी क्यों कहते हैं अपन उसको, कि भाई बसपा बीजेपी की समानांतर पार्टी, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाली पार्टी है, क्योंकि वो जितना भी वोट बैंक शेयर लेती है, वो शेयर लेती है कांग्रेस का वोट बैंक। वो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाती है, जिस तरीके की बसपा है। अब ये बसपा राजस्थान में धीरे धीरे करके जिस तरीके की स्थितियाँ बनी, बसपा के एमएलए टूट करके गए, बसपा के ऊपर, और उधर मायावती का सरेंडर हो जाना, मायावती का चुनावों से दूर होना, एक तरीके से एक बहुजन समाज पार्टी जो है उसकी जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें उससे बसपा की क्रेडिबिलिटी जो है वो कम हुई है। अब किसी की क्रेडिबिलिटी कम होती है, यानी कि वैक्यूम होता है उस जगह पर, तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आरएलपी और एएसपी, आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन हुआ है। अब इस गठबंधन के क्या निर्णय निकलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन जीत के आएगा, नहीं आएगा, ये एक अलग बात है। क्योंकि देखिए, आरएलपी का कितना वजूद है ये हम सब जानते हैं। एक एमपी हैं उनके, राजस्थान विधानसभा के अंदर कितना वजूद अब उनका आ पाएगा, ये भी एक देखने की बात है। लेकिन एएसपी जो आज़ाद समाज पार्टी है, वो तो अभी स्टार्ट हुई है। अब आज़ाद समाज पार्टी, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का जो, जैसे अगर आप इनका वो देखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद का पेज देखेंगे या आज़ाद समाज पार्टी का पेज देखेंगे, तो इनका मतलब देखो, ऐसा कोई नोट इस धरती पर नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले, सिद्धांतों से समझौता स्वीकार नहीं। मतलब आप इनके जो कोटेशन देखोगे चंद्रशेखर आज़ाद के, मतलब ऐसा कोई नोट ही धरती पर नहीं बना जो चंद्रशेखर आज़ाद को खरीद सके। यानी कि ये सीधा बसपा पे प्रहार है। यानी बसपा जो नोटों के कारण, यानी कि जिसके ऊपर आप बहुत लेन देन के आरोप लगे, मायावती पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और अभी भी टिकटॉक के अंदर करोड़ों के लेन देन के आरोप बसपा पे लगते हैं। तो इस तरीके की बात अगर चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं, तो ये एससी का जो वोट बैंक है, शेड्यूल कास्ट का जो वोट बैंक है, उस पर सीधी अपनी मतलब वो पकड़ बनाते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी है या अपना ये अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, खुद हनुमान बेनीवाल खींवसर से चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए खुद। तो यानी कि आप ये मान के चलें, अगर खुद हनुमान बेनीवाल उस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिएगा कि आप हनुमान बेनीवाल का पलड़ा वहाँ पर भारी रहेगा। कुछ, हालांकि उन्होंने अपने भाई का टिकट काटा है, लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल अब चुनाव खुद लड़ रहे हैं और सराउंडिंग से कुछ सीटें निकालने में कामयाब होते हैं, या कुछ जगहों पर ये गणित बिगाड़ने में भी कामयाब होते हैं, तो मतलब वो होता है ना, कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि फुल मेजॉरिटी में आती सरकार मतलब उस पैरेलल पर चली जाती है कि जब ऐसी छोटी पार्टियों का दबदबा होता है। यानी कुछ के, मतलब जिस तरह से पिछली बार हुआ था, अशोक गहलोत 99 पर आए थे, 101,
तो उन 20 लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ था, बसपा से टूट के आए, निर्दलीय आए, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बसपा से आने वालों को मंत्री पद मिला, ये मिला, मतलब सब चीज़ें मिली, आप ये मान के चलो कि हर चीज़ मिली। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जो हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा करी है, उसमें आप ये मान के चलो कि खीवसर से खुद है हनुमान बेनीवाल, भोपालगढ़ से जो है पुखराज गर्ग, और मेड़ता से इंदिरा बावरी को टिकट दे दिया। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि एमएलए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कोलायत से तो रेवत राम पंवार जो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, उनको टिकट मिला है। और बद्रीलाल जाट सहाड़ा से हैं, बायतू से बेनीवाल हैं, उम्मेद राम बेनीवाल हैं, सरदार शहर से लालचंद मुंड हैं, सांगानेर से महेश सैनी हैं, जोधपुर से डॉक्टर अजित। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये वोट बैंक को छितराने की कोशिश है। मतलब कि आप कोई भी कहीं भी खड़ा होता है, मैं कह रहा हूँ कोई निर्दलीय भी खड़ा हो जाता है ना, तो वो भी 200-500 वोट लेके चला जाता है। और बहुत सारे एमएलए सिर्फ 200-500 वोट से जीतते हैं। बहुत चुनावों के अंदर इतना ज़्यादा एक एक वोट के ऊपर अगर हमको कंसंट्रेट करना पड़ता है तो वो एक चीज़ अपने को देखनी पड़ती है। इधर अगर आप आज़ाद समाज पार्टी की बात करेंगे तो इसने भी जो टिकट दिए हैं वो भी उस लेवल के दिए हैं जिससे कि उस तरीके के टिकट बांटे हैं, चाहे उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी ने दौसा क्षेत्र में बांटे हों या और अलग अलग क्षेत्रों में बांटे हों, और ख़ुद चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो जाकर के सभाएं कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये मान के चलिएगा कि आज़ाद समाज पार्टी जैसे झुंझुनू से पंकज धनखड़ को है, विराटनगर से रामचंद्र सरादना। अब रामचंद्र सरादना खुद जो है कांग्रेस के एक्स एमएलए रहे हैं, अब उनको लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी से ही अब उनको लड़ना चाहिए। तो देखिए, खुद का एक वजूद, एक वोट बैंक तो होता है, साथ में शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक होता है, और अगर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाता है तो उसमें जीतने की संभावनाएं इस तरीके के पार्टी के उम्मीदवारों की ज़्यादा हो जाती है। जैसे धौलपुर से नसरुद्दीन खान को दिया, यानी अल्पसंख्यक को वहाँ से उन्होंने टिकट दिया है। तो एससी, अल्पसंख्यक, इस तरीके को इक्वेशन बना करके निकालना, या किसी की जीत अगर 1500 से हो रही हो और उसके वोट बैंक को खराब करके दूसरे को जिता देना, इस तरीके से अब ये चुनाव आप देखा जाएगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी और आरएलपी दोनों मिलकर के राजस्थान की तकरीबन 50 सीटों को प्रभावित करेंगी। 50 सीटों को, जो ये नागौर और ये वाली जो बेल्ट है, जो जाट वाली बेल्ट है, इसके अंदर, और ये पूर्वी राजस्थान जो है, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर और ये दौसा, ये वाला जो है, इन सीटों के ऊपर एससी के वोट और उधर जाट वोट को प्रभावित करने की पूरी कोशिश आज़ाद समाज पार्टी करेगी। ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, अभी 29 तारीख को रैली हो रही है, कल रैली होगी, अब देखते हैं कि कितना है। लेकिन जो बीएसपी हाशिए पे चली गई है, तो बीएसपी का फ़ायदा जो है, सबसे ज़्यादा बीएसपी के हाशिए पे जाने का फ़ायदा एएसपी को मिलेगा। बीएसपी की आप ये मानो कि एक सबलाइन खींच दी गई है एएसपी, और इस बार चुनाव में कितना वोट परसेंटेज रहता है ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद के अगर कदम यहाँ पर बढ़ते चले गए, हालांकि इससे पहले तीसरा मोर्चा कामयाब नहीं हुआ राजस्थान में, लेकिन क्या हमेशा कामयाब नहीं होगा ये भी देखना है। जैसे इस बार रिवाज बदलेंगे, जैसे हमेशा होता था कि भाई एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो क्या तीसरा मोर्चा की आहट सुनाई देगी? क्या लोग अगर कहीं भी 6 सीटें भी लेकर के आते हैं, आप देखिए, और अगर उनकी आवश्यकता महसूस होती है, या 10 सीटें लेकर के आते हैं, उनकी आवश्यकता महसूस होती है, तो फिर ये किंग मेकर वाली जो है पार्टियां बन जाती हैं। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।